हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में सोल्व करने वाले स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपने इसके कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख लो, क्योंकि आज के सेशन में हम उन कंसेप्ट्स को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, जो एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जेई मेन जुलाई 25, 2022 के आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। तो यहां पर दिया है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द नंबर्स 3, 5, 7, 2K, 12, 16, 21, 24 अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 6, देन द मीडियन इज। तो हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो मीन डेविएशन है वो कितना है, 6 है इस डाटा का। तो आप यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि जो नंबर ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कितने हैं, इवन है या ओड है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स इवन नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 मिडिल की ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करते हैं फॉर मीडियन। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि टोटल 8 है, 3 इधर 3 इधर, तो ये बीच वाली मिडिल वाली बचेगी हमारे पास। इनका एवरेज लेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता है मीडियन का। मीडियन को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, और इन दोनों का एवरेज किस केस में, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। तो यहां पर n/2 कितना हुआ, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो n/2 मीन्स 4th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, दैट मीन्स 5th टर्म बाय 2। तो 4th टर्म कौन सी है, 2K, प्लस 5th टर्म है 12/2। तो यहां पर 2 कॉमन लेके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा आपका K प्लस 6। तो हमारा मीडियन यहाँ आ गया है K प्लस 6। बट जो आंसर है वो सिंपल डिजिट्स में है और हमें K की वैल्यू पता नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तभी हम फाइनल आंसर अपना रिपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें मीन डेविएशन की जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कि है 6, उसको यूज करना होगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन कैसे लिखते हैं, मीन डेविएशन MD अबाउट मीडियन। ठीक है, यहां पर गिवन है अबाउट मीडियन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मोड के अंदर xi माइनस m। ठीक है, और ये m क्या है, मीडियन है। ठीक है, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है तो हम xi माइनस मीन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सिंपल है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि है हमारी 8। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली हमें पता है कि K प्लस 6 तो हमारा आ गया है कैपिटल M मीन्स मीडियन। ठीक है, और xi क्या है, हर एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है x1, x2, x3, x4, इस तरीके से x8 तक। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में जो n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, बाहर से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, और जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो यहां से आएगा न्यूमरेटर वाला। ठीक है, और जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मीडियन है यहाँ पर K प्लस 6, वो किसके बीच में है, वो 2K और 12 के बीच का जो एवरेज है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ही तो हमारा K प्लस 6 आया। दैट मीन्स हम इतना श्योरली कह सकते हैं कि जो K प्लस 6 है वो 2K और 12 की वैल्यू के बीच में कहीं होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे मोड लेना है, मोड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू 1 to 8 रहता है सिग्मा में, है ना, जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर हमें मोड लेना है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो जो भी यहां पर बड़े वाला टर्म होगा
है ना, उसमें से हम दूसरे वाले को, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो k+6 है वो 2k और 12 के बीच में है, तो जो 3 है वो तो k+6 से छोटा ही होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो k+6 का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, k+6 -3 करेंगे ताकि हमारे एक पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, तो यहां पर k+6 -3 बन जाएगा k+3। ठीक है, सिमिलरली 5 माइनस करेंगे k+6 में से, क्योंकि हमें माइनस ही करना है अल्टीमेटली, मीडियन में से ये डाटा या फिर इस डाटा में से मीडियन, डिपेंड ये करेगा कौन सा लार्जर है। ठीक है, तो k+6 -5 करेंगे तो k+1 आ जाएगा, k+6 -7 करेंगे तो k-1 आ जाएगा। ठीक है, और k+6 -2k तो ये बन जाएगा आपका 6 - k। ठीक है, अब यहां पर जो k+6 है वो इसके मिडिल में था, दैट मीन्स इन सभी डाटा से बड़ा था k+6, बट 12, 16, 21, 24 से छोटा है k+6। तो अब हमें पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 12 में से इस डाटा को माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, तो 12 माइनस दिस, तो ये बनेगा आपका 6 - k। ठीक है, 16 - k+6 तो ये बन जाएगा आपका 16 - k-6 तो 10 - k, और 21 - 6 तो यह आ जाएगा 15 - k, 24 - 6 तो यह आ जाएगा 18 - k। ठीक है, तो ये आ गया है आपका सारा का सारा मोड xi - m। ठीक है, जो भी बड़ा है उसमें से हमने उसे करस्पॉन्डिंग लिख लिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 8 से 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 48 हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ से हमें k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और k की वैल्यू आ गई तो हम मीडियन बता देंगे k+6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ k पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो 1k -k से चला गया, ये वाला k इस वाले k से चला गया, और ये वाला k इस वाले k से। तो हम देख सकते हैं कि -k दैट मीन्स -2k ब्रैकेट के अंदर अभी भी है। ठीक है, और बाकी जो नंबर्स है वो कौन कौन से है, 3 +1 और -1, तो ये आपस में कैंसिल, और ये बचा 6, 10, 15 और 18, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 3, 6, 9, 6, 15, 10, 25 और 15, 40 और 18, 58, तो यहाँ पर बचा आपका 58 -2k। मैंने बताया था -2k बचा हुआ है, तो -2k इधर आएगा तो 2k बन जाएगा, और 48 को उधर ले जाएंगे तो 58 - 48 बचेगा 10। तो यहाँ से k का वैल्यू आपका आ जाएगा 10/2 5। तो k का वैल्यू 5 आते ही हमें क्या करना है, मीडियन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन या कैपिटल M इक्वल टू कितना है, k+6 दैट मीन्स 5 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो मीडियन हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पर 11, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। द मीन and standard deviation of 50 observations are 15 and 2 respectively. It was found that one incorrect observation was taken such that the sum of correct and incorrect observation is 70. If the correct mean is 16, then the correct variance is equal to, तो यहाँ पर हमें correct variance find out करना है। तो जो पहले डाटा गिवन है वो सब इनकरेक्ट डाटा है। ठीक है, और फिर हम इनकरेक्ट से करेक्ट डाटा फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम करेक्ट वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है मीन इज 15। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे मीन, और ये क्या है, इनकरेक्ट, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं I से, और करेक्ट डाटा को हम C से लिख लेंगे। ठीक है, तो इनकरेक्ट मीन क्या हो जाएगा हमारा 15। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मीन है वो क्या होता है, सिग्मा xi/n। ठीक है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट, और इसका वैल्यू कितना है, 15 है। तो यहाँ पर अगर हमें सिग्मा xi है चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपॉन में 50 = 75, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा xi, और ये क्या है, इनकरेक्ट है। 50 की मल्टीप्लाई 75 में होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा xi, और ये क्या है, इनकरेक्ट, और नीचे जो n है, n कितना है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो गिवन है 50, तो 50 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आपका 750। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिग्मा xi इनकरेक्ट, मीन्स सभी
इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का समेशन, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है इनकरेक्ट जिसका वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर का मीन, तो स्क्वायर का मीन, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, हमने कंसेप्ट वीडियोस में कवर किया है। तो यहाँ पर सभी कुछ इनकरेक्ट डाटा से डील कर रहे हैं, तो हमें इनकरेक्ट ही यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिग्मा आई स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू सिग्मा, ये है एक्स स्क्वायर का मीन, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन और इनकरेक्ट, ठीक है, माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। तो इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर कितना होगा, इनकरेक्ट मीन हमारे पास है 15, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स 225। अब देखो ध्यान से कि ये इधर जाके ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 229, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट बाय एन इक्वल्स टू 229, और एन कितना है हमारा 50, ठीक है। तो फाइनली हमें सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मिल जाएगा कितना, और ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 50 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 0, है ना, 50 का 0 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 15 और 1, तो ये आ जाएगा 11,450। तो हमारे पास जो डाटा है उसका स्क्वायर करके भी हमारे पास समेशन आ गया है, बट वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा रहा इनकरेक्ट का इंफॉर्मेशन। अब करेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो इफ द करेक्ट मीन इज 16, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो जो मीन करेक्ट वाला है उसका वैल्यू है हमारा 16, सी रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ध्यान से देखना, यहां पर हमें करेक्ट जो समेशन है ऑब्जर्वेशंस का वो पता चल जाए तो थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाली ऑब्जर्वेशंस का समेशन पता है अभी तक। तो ये कैसे पता चलेगा, सिग्मा एक्स आई करेक्ट बाय एन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ एक ही इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरी करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन रख दी, तो उन दोनों का सम है 70, ठीक है। तो इनकरेक्ट हटाएंगे और फिर करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो एन है हमें पता है कि ये है 50, तो यहाँ से हमें सिग्मा एक्स आई करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, सभी करेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम। तो 60 इंटू 50, तो ये आ जाएगा आपका 800, ठीक है। तो सभी करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का सम भी मिल गया है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है, 750 है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में से हम एक जो इनकरेक्ट है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारी की सारी करेक्ट वाली बचेगी। तो इनकरेक्ट को हटा दिया, दैट मीन्स माइनस आई कर दिया, ये क्या है, इनकरेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन लेटर से, और इसमें हम करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स है। तो यहाँ पर एक करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन पुट कर दी, प्लस कर दी इस डाटा के अंदर। तो अब करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद, डाटा पुट करने के बाद हमारा जो करेक्ट वाली जो डाटा है ऑब्जर्वेशन है उसका सम कितना है 800, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो c माइनस आई लिख सकते हैं इसको, माइनस आई प्लस सी एक ही बात है, और 750 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा c माइनस आई इक्वल्स टू 50, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि सम ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 70, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 70। तो यहां से अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, 2c इक्वल्स टू 120 बनेगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली 60। और अगर हम माइनस करेंगे तो यहां से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो -2i इक्वल्स टू बचेगा -20, तो यहां से i का वैल्यू आ जाएगा आपका 10,
ठीक है। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन 60 और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 10 हमारी आ गई है। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर जो करेक्ट वाला है, ठीक है। हमें पता है कि जो इनकरेक्ट है वो तो ये है, ठीक है। तो हम अगर करेक्ट वाला फाइंड आउट करना चाहे, क्योंकि एक बार अगर ये आ गया तो हम वेरिएंस करेक्ट वाला इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, सेम फॉर्मूला लगा के बस वहां पर हम करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो उसमें हमें सिग्मा xi स्क्वायर की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो इनकरेक्ट है 11,450, इस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन में से इनकरेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन माइनस कर देते हैं। वो क्या है, i इक्वल टू आई 10 है ना, ये माइनस करेंगे तो इसका करना होगा हमें स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्योंकि सिग्मा xi स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर माइनस करना होगा, दैट मीन्स 100, और प्लस करना होगा करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60 स्क्वायर दैट मीन्स 3600 का हमें ऐड करना होगा। तो यहां पर देखो ध्यान से 3600 और माइनस 100 तो ये हो गया 3500, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 11,400 प्लस 3500 इक्वल्स टू कितना होगा ऐड करके, ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है, 459 और 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, तो 14,950 आपका करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आया, ठीक है। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है, तो सिग्मा स्क्वायर ये क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये करेक्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें हम करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन ही डालेंगे, तो सबसे पहले आएगा स्क्वायर का मीन, ठीक है। तो जो ये है सिग्मा xi स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट वाला, तो उसका मीन n से डिवाइड कर देंगे, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो जो करेक्ट मीन है उसका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इस डाटा को मीन्स जो ये वैल्यू आई इसको हमें n से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 50 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 14,950 बाय 50 माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर माइनस करना है, तो 16 का स्क्वायर माइनस करना है, दैट मीन्स सिंपली माइनस कर देंगे 256, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 0 से 0 और 5 से अगर ऊपर वाला कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो, 5 2 10 49, 5 9 जा 45, फिर 45, तो ये आ जाएगा 299 माइनस 256, ठीक है। और ये कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, तो माइनस करना है सिंपल, 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, तो जो हमारा करेक्ट वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर है वो कितना आ गया 43, ठीक है। तो हम यहाँ पर 43 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। Let in a series of 2n observations, half of them are equal to A and remaining half are equal to minus A. Also by adding a constant B in each of these observations, the mean and standard deviation of new set become 5 and 20 respectively. Then the value of A square plus B square is equal to. तो यहाँ पर हमें टू टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन है कि पहले जो 2n ऑब्जर्वेशन है उसमें हाफ a के इक्वल है, मीन्स n ऑब्जर्वेशन a के इक्वल है, और अदर n मीन्स रिमेनिंग हाफ माइनस a के इक्वल है, ठीक है। तो वहां से हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो है कि अगर हम b को ऐड करते हैं इन ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 और 20 आता है कैलकुलेट करके। फिर हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो x बार क्या हो जाएगा, सिग्मा xi बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 2n, ठीक है। तो सिग्मा xi क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर हमें पता है कि n ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसमें जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है वो a इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, a को n टाइम्स लिखेंगे या फिर n इंटू ए लिख दो, सेम ही बात है। तो n इंटू ए, ये n ऑब्जर्वेशन आ गई जिसका वैल्यू a है हर एक का, और रिमेनिंग हाफ कितनी है, माइनस a वैल्यू है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस NA कैलकुलेट करके, और डिनोमिनेटर में 2n, तो ये आ जाएगा NA
माइनस एन ए बाई 2n, दैट मीन्स एवरेज आ गया है इस ऑब्जर्वेशन का 0। ठीक है, अभी हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम किससे सोल्व करेंगे, वेरिएंस से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद रखते हैं, क्या होगा, स्क्वायर का मीन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्क्वायर का मीन। ठीक है, सभी वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, उनको ऐड करेंगे और मीन कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, विच इज 2n हियर। ठीक है, सिंपल n नहीं है, माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन लिख लेंगे, ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर। इनफैक्ट मीन तो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, है ना, और उसका वैल्यू कितना है 0, तो हमें जो वेरिएंस निकलेगा वो यहीं से निकल के मिलेगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, डिनोमिनेटर में तो 2n रहेगा और ऊपर है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। तो जो फर्स्ट n ऑब्जर्वेशन है उनका वैल्यू है a, तो उनका स्क्वायर तो सिंपल हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो n ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, n a स्क्वायर। ठीक है, और जो रिमेनिंग हाफ ऑब्जर्वेशन हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है माइनस ए, लेकिन जब उनका स्क्वायर करेंगे तो वो भी स्क्वायर होने पे हो जाएगा सिंपल प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और वो भी n ऑब्जर्वेशन है, उनको भी हम ऐड करेंगे तो सिंपल लिख देंगे n a स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में क्या हुआ, ऐड करके 2n a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 2n है तो ये कैंसिल, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बचा हमारा a स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया सिंपली a। ठीक है, तो यहां पर अब हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है, जिसमें गिवन है कि अगर हम b को ऐड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में तो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 और 20 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक इनबिल्ट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, जैसे अगर हमें किसी न्यू डाटा का मीन फाइंड आउट करना है और इन न्यू डाटा में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, हमारा जो पुराना डाटा था उसी में हमें, है ना, कांस्टेंट भी ऐड करना है। तो जब हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ओरिजिनल मीन आया है उसका, उसी की हेल्प से हम न्यू मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, एक्स बार प्लस बी, है ना, तो कांस्टेंट नंबर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया है तो वो हमारा न्यू मीन कैलकुलेट करके दे देगा जब हम ओल्ड मीन में उसको ऐड कर देंगे। और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस किया है तो यहाँ पर एक्स बार माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार हमें पता है 0 आया है उसका वैल्यू। ठीक है, और बी तो हमारा बी ही आएगा, दैट मीन्स जो हमारा न्यू मीन होगा वाई बार, जो हमारी वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू आएगा बी, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, वाई बार इक्वल्स टू 5 गिवन है और वाई बार कैलकुलेट करके आया बी, तो बी इक्वल्स टू 5। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जब भी हम हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस करते हैं तो उसके कारण हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट बी ऐड करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स जो सिग्मा वाई है वो सिग्मा ए के इक्वल ही होगा। जो सिग्मा y है वो सिग्मा x के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिग्मा x कितना है, a है। ओके, तो ये आ गया हमारा a, और सिग्मा y मीन्स न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना गिवन है, 20, तो ये आ गया हमारा a इक्वल्स टू 20। क्लियर है, तो यहां पर हमें सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400, बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो 425 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। इफ सिग्मा आई टू एन एक्स आई माइनस ए इक्वल्स टू एन एंड सिग्मा आई टू एन एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन comma a greater than 1, then the standard deviation of n observations x1 x2 x3 and up to xn is। तो यहां पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, किसका, तो हम लिख लेंगे एच डी ऑफ x1 x2 x3 ये सब और अप टू xn, मीन्स n ऑब्जर्वेशन है, इनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो डाटा गिवन है सिग्मा एक्स आई माइनस ए
और सिग्मा एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल पावर 1 है। तो हमारे पास x1 x2 x3 इन सब का डाटा नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ पर I2 1 कंसिडर करें तो x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, इन सब का डाटा मौजूद है ना, दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है कि जब हम हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस करते हैं कोई कांस्टेंट नंबर, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा सेम रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, है ना, और xn माइनस ए। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यहाँ से जो आएगा वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर तो माइनस ए कर दिया, यहाँ पर प्लस ए कर दिया, यहाँ पर माइनस ए और कहीं पर प्लस बी, है ना, कोई अदर कांस्टेंट। हमेशा जो कांस्टेंट माइनस क्या है प्लस क्या है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज रहता है, अनअफेक्टेड मीन सेम रहता है। तो यहाँ पर हमें इस डाटा का इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, उसको हम यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा सिंपली। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा, स्क्वायर का मीन दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए। तो ये हो गया स्क्वायर हर एक ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, और इसका मीन फाइंड आउट करना है। ओके, एन ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए बाई एन। तो ये क्या हो गया, मीन हो गया हर एक है ना, हर एक ऑब्जर्वेशन क्या है एक्स आई माइनस ए से ही, आई इक्वल्स टू 1 to n। और इसका क्या करना है, अब स्क्वायर करना है। बस इतना फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी ऑब्जर्वेशन का। तो ध्यान से देखना, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं एन ए गिवन है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एन ए अपॉन एन माइनस एक्स आई माइनस ए सिग्मा, ये कितना वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू एन गिवन है। तो ये हो जाएगा एन बाई एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एन से एन कैंसिल, यहाँ पर भी एन से एन कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ए, तो सिंपली रूट के अंदर आ जाएगा ए माइनस 1 बचा यहाँ पर, उसका स्क्वायर तो a माइनस 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या है, रूट a माइनस 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम 5, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 10, 22, 26, 29, 34x, 42, 67, 70y are 42 and 35 respectively, then y by x is equal to। तो यहाँ पर हमें इस सभी डाटा का मीन और मीडियन गिवन है 42 एंड 35, और उन दोनों की हेल्प से हमें x और y कैलकुलेट करना है ना। x और y इसी डाटा के अंदर है, फिर y बाई एक्स सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो मीन है, मीन में तो क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या आ जाएगा हमारा 42 गिवन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, सभी को ऐड कर देंगे 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस, और इधर है 34 प्लस x प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सिंपली, मीन तो हमें गिवन ही है बट x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आ गया है 42 और 10 ये है, तो ये हो जाएगा 420। और जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 0 ये है 2 है ना, यूनिट प्लेस को ऐड कर लेते हैं, 2 6 8 9 17 4 21 23 30 और 0, तो कैरी हुआ 3 4 6 8 10 13 17 23 और 7 30। ठीक है, तो 300 प्लस x प्लस वाई, तो ये आ गया हमारा एक रिलेशन। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 300 इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 120। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमें मिल गया, एक रिलेशन हमें मिलेगा मीडियन के थ्रू। ठीक है, और मीडियन यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत इजी है, क्योंकि
सिंपल डाटा है। तो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हमें पता है कि जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है तो मिडिल की 2 वैल्यूज हमें मिलती है, ठीक है, उनकी हेल्प से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये 10 है तो 10/2th है ना, प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, और इसका भी क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। जब हम हमारे पास इवन नंबर ऑफ डाटा हो, ऑब्जर्वेशन हो, तो ये आ जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाई 2। तो इनका अगर एवरेज लेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म ये हुआ, 6th टर्म ये हुआ, तो इन दोनों टर्म का अगर हम एवरेज ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्योंकि हम मीडियन के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मीडियन यहाँ पर सिंपली क्या हो गया है 34 प्लस x/2, और मीडियन का वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है 35, ठीक है। तो 35 इंटू 2 हो जाएगा 70, 34 प्लस x इक्वल टू 70, तो 34 उधर जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास 36, ठीक है। तो x इक्वल टू 36 आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 36 प्लस y इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 6 4 और 11 माइनस 3 8, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया है हमारा 84। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, y बाई एक्स, बहुत सिंपल है, x और y की वैल्यू तो पता ही है, तो y बाई एक्स आ जाएगा 84 बाई एक्स की वैल्यू है 36। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 12 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 7 जो 84, 12 3 जा 36, तो ये आ जाएगा 7/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 7/3, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस इज 75 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर लैम्डा एंड देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज्ड बाय 25, देयर मीन रिमेन्स द सेम, देन लैम्डा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो 2 कंडीशंस हैं, 2 सिचुएशंस हैं, उन दोनों में जो मीन आएगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही बताना है कि कितने से हम मल्टीप्लाई करें ताकि हम माइनस करने पे जो मीन है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 30 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं बोल देता हूँ कि कुछ इस तरीके से होगी, सपोज x1 x2 है ना, कुछ हमारी है ऑब्जर्वेशन होंगी और x30 तक होगी, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे क्योंकि इनका मीन हमें गिवन है, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है, तो इनका जो मीन है वो गिवन है हमें 75, तो ये मीन ही आ गया, आप कैलकुलेट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, सिग्मा xi/30 i इक्वल टू 1 to 30 है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 75। ओके, ये तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, कंडीशन है। सेकंड में बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करे बाय नॉन जीरो नंबर लैम्डा, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो नंबर होगा तो सभी डाटा जीरो ही हो जाएगा। तो नॉन जीरो नंबर है तो हम हर एक ऑब्जर्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 25 से कम कर देंगे, है ना, मीन्स -25 कर देंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा x2 -25, थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी लैम्डा x3 -25। ऐसे ही जो 30th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा x30 -25, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है, इनको अगर हम ऐड करेंगे, है ना, मीन निकालेंगे, तो बोला गया है कि जो इनका मीन होगा डिवाइड करेंगे 30 से, क्योंकि 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो बोला गया है कि जो इनका मीन होगा वो सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू 75, ठीक है, जो पहले डाटा का मीन था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। तो देखो लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3, तो यहाँ पर हम सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं x1, x2, x3 अप टू x30, तो यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, लैम्डा x1 प्लस x2 प्लस एंड अप टू x30, और जो हर एक ब्रैकेट में सेकेंड टर्म है वो क्या है, -25 -25 -25 तो ये 30 टाइम्स है क्योंकि 30 ऑब्जर्वेशन को सम किया है, तो ये क्या हो जाएगा
30 टाइम्स हम -25 करना होगा, या फिर हम ऐसा कर लेंगे कि 25 इंटू 30, ठीक है, सेम ही आएगा ऐड करके, डिवाइड बाय 30, और ये मीन कितना है 75। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर इस 30 को हम 2 टर्म्स है दोनों के नीचे ले जाए अलग अलग, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ये हमारा सिग्मा एक्स आई लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ऊपर सिग्मा एक्स आई, आई इज फ्रॉम 1 to 30, और डिवाइड बाय दिस 30, ठीक है, माइनस बीच वाला ये आ जाएगा 25 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू कितना है 75, ठीक है। तो यहां पर जो इसका वैल्यू है वो तो हमें पता ही है, जो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी 75 है, तो ये हो जाएगा 75 इंटू लैम्डा, ठीक है, और ये वाला 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा सिंपल 25, तो 25 उधर ले जाके ऐड कर दें क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो वो हो जाएगा 100, तो इधर क्या बचा था 75, तो ये आ जाएगा 75 लैम्डा इक्वल्स टू 100, 25 उधर जाके ऐड होगा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू आ गया है 100/75, और इसको हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे लैम्डा का वैल्यू ही पूछा गया है, तो देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और ध्यान रखना कि ये एक इंटीजर वैल्यू आंसर है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू देना है आंसर में। Let the mean and the variance of 20 observations x1, x2 up to x20 be 15 and 9 respectively. If alpha belongs to R, which is real number, if the mean of x1 plus alpha square, x2 plus alpha square and up to x20 plus alpha का whole square is 178, then the square of the maximum value of alpha is equal to, तो हमें यहाँ पर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो क्या करना है, हमें 2 इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो मीन है और वेरिएंस है इन डाटा को 15 और 9 है, ठीक है, और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है कि जो ये वाला डाटा है इसका जो मीन है वो 178 है, तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है जो मीन है उसको x बार से डिनोट कर देते हैं, वो कितना है इस डाटा का 15, तो सिंपली हम सिग्मा एक्स आई बाई 20 लिख देते हैं, 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसका वैल्यू कितना है 15, ठीक है। यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक वो अंडरस्टूड है, ठीक है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस ये कितना है, ये हमारा गिवन है 9, ठीक है, तो कैसे आएगा वो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 20, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, तो मीन हमारे पास है इसका स्क्वायर और ये कितना है इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब जो अल्फा है वो अल्फा है हमारे सेकंड वाली सिचुएशन में, तो वहां से ही हमें अल्फा की वैल्यू पता चलेगी। तो अब बोला गया है कि इन सभी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 178 है, तो चलो इनको मैं डिनोट कर लेता हूं और इनको कंडेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जगह x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है ना, इस तरह के टर्म्स बनेंगे अगर इन्हें स्प्लिट करेंगे तो मैं सिंपली इनको सिग्मा के फॉर्म में लिख लेता हूं इस तरीके से एक्स आई प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक, तो यहां पर ये सभी का हमने सम लिख लिया इतने से छोटे सिंबल में, ठीक है, और डिवाइड बाय 20 करेंगे क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशंस है, इक्वल्स टू कितना है ये 178। क्लियर है इतनी बात। अब इस सिग्मा के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स आई डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 178, ठीक है इतनी बात। अब ये जो 20 है इसको हम हर एक टर्म के नीचे ले जाएंगे और बाहर सिग्मा भी है तो सिग्मा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई 20, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ये टर्म हमें पता चल सकता है यहाँ से
जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। जो सेकंड टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा सिग्मा, और अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, अपॉन में है 20। ठीक है, तो यहां से भी हम कुछ वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर थर्ड टर्म में 2 अल्फा कांस्टेंट है, सिग्मा के अंदर आ जाएगा xi और बाई 20। तो जो ये वाला टर्म है सिग्मा xi बाई 20, ये भी हमें पता है मीन है ये तो सिंपली, ठीक है, जो पहले वाला डाटा था उसका। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 178। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 20 है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है जो मीन का स्क्वायर है वो आ जाएगा मीन की हेल्प से, मीन का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर बाई 20 इक्वल्स टू 9 प्लस, ये उधर जाके प्लस होगा 15 का स्क्वायर, तो कितना होता है 15 का स्क्वायर 225, तो ये अल्टीमेटली हो गया 234। तो इस पूरे है ना वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 234 प्लस, अब देखो सिग्मा के अंदर 1 लिखा हुआ है और सिग्मा कहाँ से i से 20 तक वेरी कर रहे हैं है ना, i इक्वल टू 1 से 20, दैट मीन्स सिग्मा के अंदर 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से प्लस 1, तो ये 20 टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, तो इसीलिए सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहां पर हम सिग्मा 1 और 20 की वैल्यू यहां पर कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और यहां से बचेगा अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट, और सिग्मा xi बाई 20 ये तो हमें पता ही है मीन है कितना है 15, तो 15 इंटू 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका 30 अल्फा इक्वल्स टू है 178। तो उसको भी इधर ही ले आते हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको सोल्व करना बहुत ही आसान है अल्फा में, तो ये आ जाएगा 30 अल्फा 234 और इधर आके माइनस होगा 178, तो 234 178 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 56 इक्वल्स टू अल्फा। अब सिंपली यहाँ से आपको फैक्टर्स करके या कैसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमें पता है 56 के हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए और ऐड करके 30 आ जाए, तो 56 को हम सिंपली बोल सकते हैं 28 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये क्या है 30 का वैल्यू है ना, 30 अल्फा को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से, तो ये आ जाएगा अल्फा अंदर और 28, और सेकेंड 2 टर्म से 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 28 है ना इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस 28 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो -2 और एक -28 है ना, दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो -2 है ये मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि -28 है ना मिनिमम वैल्यू है अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल्स टू -2 मैक्सिमम वैल्यू, बट हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्टली 4 ही लिख देंगे क्योंकि -2 का स्क्वायर तो 4 ही आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो यूज करने हैं, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचपन से करते ही आ रहे हैं है ना, आई मीन 10th क्लास से करते ही आ रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। लेट n be an odd natural number such that the variance of 1 2 3 4 up to n is 14, then n is equal to, तो यहां पर हमें जो डाटा गिवन है वो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो n है वो ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है लाइक 9 11 13 15 एंड मे बी 51 99 इस तरीके से, लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो इनका वेरिएंस है वो है 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर का मीन, दैट मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे और मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो मीन बन गया और उसका स्क्वायर। ठीक है, और इस
का वैल्यू गिवन है हमें 14। तो यहां से अब क्या करना है, अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n थी तो हमने सिंपल n लिख दिया। सभी ऑब्जर्वेशन का हमें चाहिए स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू n स्क्वायर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में याद होता है और होना भी चाहिए। क्या होता है, n प्लस 1 2n+1 बाय 6, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली यहां पर यूज कर लेंगे। तो सभी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम आ जाएगा n+1 बाय इंटू 2n+1 बाय 6 और नीचे n भी है, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो मीन के स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सिग्मा xi चाहिए। तो उसका मीनिंग है कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू n तक हमें ऐड करना है। तो इसका भी हमें पता होता है कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, नेचुरल नंबर के सम का वैल्यू कितना होता है, n+1/2। और अगर नहीं भी पता है तो इनको याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो ये हो जाएगा n+1/2 और नीचे n भी है और बाहर है हमारा स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना गिवन है, वेरिएंस का 14। तो यहां से बस सब कुछ n है, तो हमें सिर्फ फाइनली n की ही वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही इजी है, चलिए करते हैं। तो n से n यहाँ पर कैंसिल, n से n यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ पर देखो क्या हम कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म से, n+1 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है n+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म से अंदर क्या बचेगा, 2n+1/6, ठीक है। और सेकंड टर्म में क्या बचेगा, माइनस के बाद ये आ जाएगा n+1 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा n+1 और नीचे में क्या है 2 का स्क्वायर। ये मत भूलना, सिंपल 2 मत लिखना, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, इक्वल्स टू 14। तो अब ध्यान से देखो n+1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 12, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 का, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n+1 में, तो ये आ जाएगा 4n+2 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 बचेगा, 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा 3n+1 में, तो -3n-3, ठीक है। ब्रैकेट में करेंगे 3 × n+1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -3n-3 इक्वल्स टू है 14, ठीक है। तो यहाँ पर 4n - n 3n, तो ये बचेगा n, और +2 - 3 तो ये बच जाएगा आपका -1। तो यहाँ से बचेगा आपका n-1, ठीक है, और ये है आपका n+1 और डिवाइड में क्या है 12 इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना आसान है। तो ध्यान से देखो, दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो है n² - 1 इक्वल्स टू 14 × 12, ठीक है, इधर ले गए। तो यहाँ से 14 × 12 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 12 4 जा 48, 4 बचा, 12 1 जा 12, 4 16। तो n² 1 को उधर ले जाके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 169 और n की वैल्यू आ जाएगी ±13, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है कि ओड नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से हम n = 13 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13। बट एक चीज और बतानी है, ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं से देख सकते थे कि हमारा आंसर 13 आने वाला है। n+1 n-1 और ये कितना होगा 14 × 12, ठीक है। तो n+1 n-1 को मैं मल्टीप्लाई करके n² -1 नहीं लिखा, सिंपल यही लिखा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हम किसी नंबर में +1 कर रहे हैं और उसी नंबर में -1 कर रहे हैं, तो हमारा कुछ इसी तरीके से बन रहा है 14 और 12, ठीक है। तो यहाँ से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर n हम 13 ले ले तो +1 करेंगे तो 14 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और उसी 13 में अगर -1 करेंगे तो वो 12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम ऑब्जर्व करके सिंपली लिख सकते हैं 13। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके भी हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है कभी कभी, और जो कि एग्जाम में बहुत ही क्रूशियल है, एक एक सेकंड क्रूशियल होती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा n = 13, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। If the variance of the following frequency distribution is 50, then x is equal to,
तो हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में गिवन है 2x2, तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वेरिएंस की, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 50। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर का मीन, दैट मीन्स अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है, एफ आई भी यूज होगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये तो हो गया स्क्वायर का मीन, माइनस मीन का स्क्वायर, दैट मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये हो गया है मीन और इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? 50 के इक्वल। तो यहां से हमें सारे की सारी वैल्यूज पुट करनी है और फिर आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और जो ये एन है, एन को भी हम सिग्मा एफ आई बोलते हैं, है ना, मीन्स सभी की फ्रीक्वेंसी का सम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन पुट करो या सिग्मा एफ आई, एक ही बात है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई मीन्स इन सबको ऐड करना है, तो x + 4 हमारा सिग्मा एफ आई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं एक्स आई की, तो एक्स आई क्या है? मिडिल पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, मिडिल वैल्यू। तो 10 और 20 का जो मिडिल वैल्यू होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 + 20 तो बन जाएगा 30, बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15। देख सकते हो 10 और 20 के बीच में 15 एग्जैक्टली लाई करता है ना। 20 और 30 के बीच में कितना आ जाएगा? 25। 30 और 40 के लिए आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये जो मिडिल वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग ही अब कैलकुलेशन करेंगे हम सब। तो अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 15 × 30, ये आ जाएगा 25x और ये आ जाएगा 35 × 2 70। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर की भी जरूरत है। ठीक है, तो पहले एक्स आई स्क्वायर का कॉलम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो एक्स आई का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 35 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? पहले 5 का करेंगे 25, है ना, और फिर 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये आ जाएगा 1225। ये तभी करते हैं जब हम लास्ट में हमारे पास 5 हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चाहिए हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए तो अभी पहले एफ आई एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ आई हमारा ये रहा, एक्स आई स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग नंबर्स की, तो 2 × 225, तो ये हो जाएगा 450। एक्स के साथ करेंगे तो 625x, 2 की 1225 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2450। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं और हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई भी चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 30, 70, 100 + 25x, तो 100 + 25x हमारा आ गया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से, ये तो x के साथ है तो इनको अलग से करना है, 2450 और 450। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2900 + 625x अलग से है। ठीक है, वो वेरिएबल के साथ है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह x वेरिएबल बनेगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2900 + 625 अपॉन सिग्मा एफ आई जो कि है x + 4 यहाँ पर, माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 100 + 25x है और ये x + 4 है। क्या हम इसको भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? 25 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पर बन जाएगा 4 + x। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 25 4 + x और डिनोमिनेटर में x + 4। ठीक है, सिग्मा एफ आई और एन एक ही बात है, स्क्वायर इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो 4 + x, x + 4 सेम ही बात है, आगे पीछे लिखा हुआ है कट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, ये माइनस में है तो उधर जाके ऐड होके प्लस बन जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखते हैं इस बार। और यहाँ पर x भी मिस हो गया है तो यहाँ पर आएगा x अपॉन में x + 4 इक्वल्स टू 625, उधर जाके 50 के साथ बन जाएगा 675। क्लियर है इतनी बात? अब 675 के साथ हम x + 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2900 + 625x इक्वल्स टू 675
x प्लस 4। क्लियर है इतनी बात। अब चलिए करते हैं 2900 प्लस 625x। अब x की मल्टीप्लाई होगी तो 675x और 4 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये बन जाएगा 4 5 22, 4 7 28 33, 4 6 24 और 3 27। तो ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो 2900 में से 2700 तो बचेगा 200 और 625 उधर जाके माइनस होगा 675x में से, तो ये बचेगा आपका 50x और 50x इक्वल्स टू 200। तो x से आ जाएगा x का वैल्यू 200/50, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो x का वैल्यू ही पूछा गया था जिसका वैल्यू आ गया है 4। तो इंटीजर वैल्यू आंसर है और हमें इंटीजर आ भी गया आंसर में, ठीक है। चलिए बच्चों आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। कंसिडर द डाटा ऑन x टेकिंग द वैल्यूज 0 to 4 8 and 2 की पावर n with frequencies nc0 nc1 nc2 up to ncn respectively. If the mean of this data is 728/2n then n is equal to। तो इस डाटा को मैंने एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। तो वैल्यू ऑफ x क्या है 0 to 4 8 और बाद में 2 की पावर n और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है 0 के करस्पॉन्डिंग nc0, 2 के करस्पॉन्डिंग nc1, 4 के करस्पॉन्डिंग nc2 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मीन गिवन है 728/2 की पावर n। तो मीन क्या होगा इन सभी फ्रीक्वेंसीज का, हमें पता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi होता है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 × 2 nc1 तो लिख सकते हैं 2 × nc1। अब देखो 4 है तो 4 एज सच सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि बाद में 2 की पावर n है, तो हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 बढ़ती जा रही है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 nc2, 2 की पावर 3 8 को लिख लेंगे nc3 और ऐसे ही बहुत सारे है ना टर्म्स होंगे और बाद में आएगा 2 की पावर n ncn, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर में जो होता है, जो मीन के लिए यूज करते हैं हम सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, ठीक है। तो क्या आया ये 0 के साथ, 0 को तो इग्नोर कर दो, 2 की पावर 1 nc1 प्लस 2 की पावर 2 nc2 प्लस 2 की पावर 3 nc3 और लास्ट में क्या है 2 की पावर n ncn, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सभी फ्रीक्वेंसीज का समेशन। तो सभी फ्रीक्वेंसी ये रही, इनका सम आएगा डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू होगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड लास्ट में है ncn। और इसका जो एवरेज या मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है 728/2 की पावर n। क्लियर है इतनी बात। तो आप देख सकते हो ये nc3 ncn nc2 ये सब क्या है, तो आपने बायनोमियल थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, तो ये वही का कंसेप्ट है ना, और उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो जेईई एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके। तो अगर आपको यहाँ पर मीन का फॉर्मूला नहीं पता है, मीन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको बायनोमियल जो कोफिशिएंट्स है बायनोमियल थ्योरम का इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो सभी चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम सम ऑफ कोफिशिएंट वाले जो कंसेप्ट है जो हमने पढ़ाया है उसकी हेल्प से सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो 1 + x की पावर n, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को हम लिखने के बाद यहाँ पर x की वैल्यूज कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज है आपको दिखने लगेगी क्या आने वाला है। तो 1 + x की पावर n को हम लिखते हैं nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड लास्ट में आएगा ncn x की पावर n। क्लियर है इतनी बात। अब न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो nc0 को तो चलो छोड़ दो, nc1 के साथ यहाँ पर x है और उधर है 2 की पावर 1, ठीक है। nc2 के साथ x स्क्वायर है, यहाँ पर है 2 की पावर 2, ठीक है। तो पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है और लास्ट में है ncn और इसके साथ x की पावर n है, वहाँ पर 2 की पावर n है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो सोचोगे कि अगर हम x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, पूरे के पूरे एक्सपेंशन में, तो हम वो वाला न्यूमरेटर वाला टर्म जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 + 2 की पावर n दैट मीन्स ये बन जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो nc0 का कोई काम ही नहीं है
क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया है। तो NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये सब हमने बायनोमियल थ्योरम में अच्छे से पढ़ा है। तो NC0 की जो वैल्यू 1 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और जो राइट हैंड साइड में बचेगा वो न्यूमरेटर बचेगा। तो क्या बनेगा, x की जगह क्या पुट किया 2, तो 2 इंटू NC1 पावर 1 लगा दो, 2 की पावर 2 है ना x स्क्वायर, तो NC2 एंड 2 की पावर 3 आएगा आगे NC3 और लास्ट में बनेगा 2 की पावर n NCn। तो ये बन गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर NC0 है, NC1 NC2, लेकिन x तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू सिंपली 1 पुट कर देते हैं इसी एक्सपेंशन में। तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 की पावर n, तो 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर बचेगा राइट हैंड साइड में NC0, इसको इस बार इधर नहीं ला रहे हैं -1 में, उधर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये टर्म आ रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा NC1 NC2, क्योंकि हर एक x की जगह हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि x की कितनी भी पावर हो 1 की पावर 2 है ना, x की पावर n की जगह 1 की जगह हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n भी 1 ही होगी। तो हर एक जगह सिर्फ कोफिशिएंट्स बचेंगे NC3 और लास्ट में बचेगा NCn, x कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। तो ये सभी वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 की पावर n-1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 की पावर n और इक्वल्स टू में मीन क्या दिया हुआ है 728 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो 2 की पावर n तो कैंसिल, तो न्यूमरेटर में जो 3 की पावर n-1 है, -1 को उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल्स टू 728 प्लस 1 तो 729, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर में n है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो पावर्स में कुछ खेलना होगा हमें, ठीक है। तो 729 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 24 3, तो ये आ जाएगा 3 8 24 1, 3 से करेंगे 27, और जो 27 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। इतना तो हमें याद ही रहता है। तो 3 की पावर 3 यहाँ पर और 3 की पावर 3 यहाँ से भी जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर 6 जनरेट हो रहा है यहाँ से। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, और अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 6, और यही तो हमें चाहिए थी क्वेश्चन के आंसर में, है ना। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर्स का एक मिनिमम नॉलेज तो होना ही चाहिए, ताकि जो कंबाइंड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक लर्न नाउ पे बने रहिए, क्योंकि लर्न नाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।